These 6 extraordinary young organ chapter was started, initiated, and definition was given of extraordinary young organs. Number is 6, that is fixed. Uterus, brain, bone marrow, bones, blood vessels, and gallbladder. Number is fixed. They are called extraordinary organ as because they function like in. ये इन ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन ये हॉलो होते हैं. ये इन एसेंस को स्टोर करते हैं, इन ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं. इट फंक्शन लाइक इन. और ये क्या करते हैं कि ये इन एसेंस को, इन और यांग एसेंस, तो इन एसेंस को ये स्टोर करते हैं. लेकिन इनमें क्या है, एक राइडर लगा रहता है, ये उसे निकालते नहीं है, सिक्रेट करते नहीं है, अपने अंदर स्टोर किए रहते हैं. जब कभी किडनी को जरूरत होती है तो वो उनसे ले देता है, क्योंकि वो स्टोरेज है. इनकी बनावट जो होती है वो यांग ऑर्गन यानी हॉलो ऑर्गन की तरह होती है. फंक्शन इन की तरह होती है, बनावट हॉलो होती है, तो यांग की तरह होती है. और ये सभी किडनी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटेड है. तो इम्पोर्टेंट चीज समझ में आ गया कि ये जो है इन ऑर्गन की तरह काम करते हैं और इन एसेंस को स्टोर करते हैं, निकालते नहीं है. नंबर 1. दूसरा, इनका शेप जो होता है वो यांग ऑर्गन की तरह है, यानी यांग जो है वो हॉलो होते हैं और ये सॉलिड होते हैं. तो ये हॉलो ऑर्गन्स होते हैं. और तीसरा क्या है कि ये इनकी जो कार्य प्रणाली है ये सभी किडनी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रिलेटेड होते हैं. तो यूट्रस जो है ये क्या काम करता है, ये तो इट इज नोन टू एवरीबॉडी दैट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फीमेल जेंडर एंड it regulates menstruations. अगर if there is a problem of menstrual cycle or menstruation in female gender, then the responsibility goes to uterus. यूट्रस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है. और इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस आते हैं वो प्रेगनेंसी के संबंधित थे, कंसेप्शंस नहीं हो रहा है, तो ये भी जो है वो यूट्रस की समस्या होती है. और यूट्रस इज कनेक्टेड टू किडनी, इसलिए किडनी का प्रॉब्लम हमारे प्रेगनेंसी, menstrual cycle that already we discussed, ये it is a very common in case of the female gender. And the fertilization of male gamete and female gamete, that ova and sperms. So the zygote is formed. The male gamete and female gamete, when mates, they form zygote, and then embryo, and then embryonic development, and then it is converted into a offspring like a parents. बेबी फॉर्म में ये कन्वर्ट कर जाते हैं. तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो इनिशियल सारे स्टेजेस जो हैं, चाहे वो कंसेप्शंस हो, चाहे वो लिबरेशन ऑफ द ओवा हो, या फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म हो, या फिर दोनों का जो
आपस में जो फ्यूजन हो या फिर उसका डेवलपमेंट हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, ये सब चीज जो है ना वो डिपेंड करता है। इसमें यूट्रस का इम्पोर्टेंट रोल होता है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज कनेक्टेड टू द ova is a hollow space, is having a hollow space. Uterus is having a hollow space. That's why it is young in structure, and that's why it is included in extraordinary young organs. तो ये प्रेगनेंसी हो या जो भी इससे रिलेटेड जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी रिलेटेड है वो all are connected to this uterus. Uterus is closely related to, now underline the importance of uterus. Uterus is closely related to the very important organ, that is kidney, and two important meridian. One is the Rain meridian, or you can say conception vessels, और second one is the Chong-May vessel. दो कंसेप्शन, दो मेरिडियन से इम्पोर्टेंट है, यूट्रस जो है इससे कनेक्टेड होती है। अगर ये दोनों स्ट्रांग हो, किडनी स्ट्रांग हो, कंसेप्शन वेसल जो है वो फुल हो, एनर्जी से अबंडेंट हो, इसमें एनर्जी भरा हुआ हो, एनर्जी हो, ब्लड का पूरा हो, चोंग में भी और कंसेप्शन वेसल में, और किडनी बैलेंस्ड हो, then there will be no problem of menstruation, there will be no problem in pregnancy conceptions, there will be no development problem in development of the embryo, and the whole length of the embryonic development किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये कंसेप्शन वेसल, what is the work of the conception vessel? Conception vessel provides key to the uterus. Uterus को ये key provide करता है। रीजन जानना चाहिए why conception vessel is important for uterus, because it provides key. अगर की की कमी हो जाएगी तो इन सारी चीजों में कमी आएगी। आपके पास जितना भी पेशेंट आएगा, एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, ये कंसेप्शनल प्रॉब्लम, ये प्रेगनेंसी में जितना प्रॉब्लम आए, ये सब सारी चीजें जो है कंसेप्शन वेसल्स में अगर की कमी हो जाएगी तो ये आपको ये प्रोवाइड करता है यूट्रस को एनर्जी, और एनर्जी नहीं मिलेगी, यूट्रस वीक होगा तो सारा परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा। और चोंग में वेसल जो है ये प्रोवाइड करता है यूट्रस को ब्लड। तो ब्लड की अगर कमी हो गई, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचा, तो फिर जो है यूट्रस अपना फंक्शन जो है उसका वीक हो जाएगा। तो हो गया कि ये कंसेप्शन वेसल्स, किडनी जो है, अगर किडनी में एसेंस अगर एबंडेंट है, किडनी तो एसेंस को स्टोर करता है, तो किडनी में अगर एसेंस एबंडेंट है, बहुत ज्यादा है, और कंसेप्शन वेसल और चोंग में वो बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उसमें की ज्यादा है और एक में ब्लड सप्लाई ठीक है, तो यूट्रस इज सप्लाइड विथ, तब इसका मतलब है यूट्रस को की और ब्लड दोनों की सप्लाई पूरी होगी। और जब ये दोनों पूरी होगी तो फीमेल जेंडर विल नॉट सफर फ्रॉम एनी सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर लाइक एमेनोरिया, like dysmenorrhea, this menstruations, this infertility, this pregnancies problems, ये सब complications उसको नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं होगा, ये सप्लाई नहीं होगी, की सप्लाई नहीं होगी और ये ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, then uterus will suffer and connected female gender will suffer। तो जब आपके पास ऐसा केस आए फीमेल के मामले में
तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। यूट्रस जो है, यूट्रस में और ब्लड में रिश्ता बहुत ही क्लोज रिश्ता है। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्रस, नहीं तो यूट्रस अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। और यूट्रस जो है, ये ब्लड की जो सप्लाई होती है, ये डिपेंड करता है, रिलाई करता है एबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड, बहुत प्रोफ्यूज सप्लाई ऑफ ब्लड ऑल द टाइम्स। इसलिए ऑल दी टाइम्स अगर ब्लड उसको नहीं मिलता है तो उसका फंक्शन पुअर हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा और उसका फंक्शन पुअर हो जाएगा। और उसके चलते जो है ये जितनी भी गायनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब के सब दिखाई पड़ने लगी। अच्छा, तब अब क्या होता है, तो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, सप्लाई ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरेज ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब यूट्रस नहीं को वर्क करना है तो उसको ऑल द टाइम ब्लड सप्लाई चाहिए। तब ब्लड अगर सप्लाई होना है तो इसका मतलब उसके पहले उसको क्रिएट होना है, उसका स्टोरेज होना है, उसका गवर्नेंस होना है, उसका मूवमेंट होना है, ये सब चीज तो होना है, नहीं तो कैसे होगा। तब उसके बाद अब इसमें रोल आने लगता है कि हार्ट गवर्न करता है ब्लड को, लीवर स्टोर करता है ब्लड को, स्प्लीन कंट्रोल करता है ब्लड को। तब अब ये तो सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए। और अगर स्प्लीन जो है इनफ ब्लड नहीं बना पाएगा, अब आपका जो है अगर गट का फंक्शन ठीक नहीं है, मतलब जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का फंक्शन ठीक नहीं है, पूरा होल सिस्टम फंक्शन नहीं ठीक कर रहा है, तो फूड की नहीं बनेगा। अब फूड की नहीं बनेगा तो फिर वो ब्लड कैसे बनेगा, तो वो ब्लड नहीं बनेगा तो फिर हार्ट में वो कैसे, हार्ट उसको कैसे गवर्न करेगा, और फिर उसके बाद वो ब्लड जो है लीवर में कैसे स्टोर होगा, तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, गट फंक्शन, गट इज ऑल्सो ए ब्रेन। आप अगर अदर देन दिस सब्जेक्ट पढ़िएगा तो एक ब्रेन तो वो है, एक गट भी ब्रेन है। नहीं आदमी कहता है पेट खराब तो चिंता हो जाती है, तो चिंता तो मेंटल एक्शन है, ये कहाँ से आती है, वरीज आदमी हो जाता है, ये कहाँ से आता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ये आपको जो है, अगर आपको स्प्लीन जो है अगर वो एनफ ब्लड नहीं देगा तो फिर हार्ट जो है वो डिफिशिएंट हो जाएगा, गवर्नेंस उसका होगा ही नहीं, तो वो हार्ट उसमें ब्लड पहुंचेगा नहीं तो आपको हार्ट डिफिशिएंट हो जाएगा। एंड ये जब हार्ट का गवर्नेंस कमजोर हो जाएगा तो लैक ऑफ ब्लड हो जाएगा इन यूट्रस, वो सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सप्लाई जब नहीं हो पाएगा तब क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम हजारों हैं, बहुत सा नाम है प्रॉब्लम को, हम लोग डिस्कस, कुछ नाम हमने लिया भी है। तो उस तरह का प्रॉब्लम जो है वो फीमेल जेंडर में शुरू हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए और क्या होगा कि अगर आपको सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होगा, मान लीजिए लीवर है, एनर्जी पहुंचनी है। अब लीवर जो है, लीवर में ब्लड स्टोर होता है और लीवर की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी अगर स्टैग्नेंट, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तब तो उसके लीवर एज ए होल में प्रॉब्लम आएगा। तो लीवर में तो ब्लड का एक प्रॉब्लम तो आया ही आया, प्लस की भी जो है कम हो जाएगी। तो की कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, की कम होने से क्या होगा, जो की बह रही है उस प्रॉपर क्वांटिटी उसको नहीं मिलेगी, तो वो धीमे धीमे बहने लगेगी, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, उसमें स्टैग्नेशन आ जाएगा। लीवर की स्टैग्नेशन तो आपने पढ़ा है, बहुत सारा चीज होता है। उसके अलावे जो है इस मामले में जो है वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो इरेगुलर हो जाएगा, और
पीएमएस हो जाएगा, फीमेल जेंडर पे शुरू हो जाएगा पीएमएस, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अगर लीवर का ब्लड जो है, ब्लड, चूंकि ब्लड जब कम हो गया, प्रॉपर नहीं आए बना, तो ब्लड स्टैग्नेंट हो जाएगा। अब ब्लड अगर स्टैग्नेशन हो जाएगा, लीवर में ब्लड स्टैग्नेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी वेरी पेनफुल। तो ये आपको कंप्लेन आएगा कि भाई साहब ये जो है हमारा जो फीमेल जेंडर का कंप्लेन होगा कि ये हमारा बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि लीवर का जो ब्लड है वो ब्लड स्टैग्नेशन हो गया है। अब लीवर का ब्लड स्टैग्नेशन का मतलब है कि लीवर ब्लड बन ही नहीं रहा है और ब्लड की मात्रा कम हो गई है लीवर में और वो स्टैग्नेंट हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया। अगर लीवर ब्लड जो है वो अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी हो जाए, स्टैग्नेंट हो जाएगा, तब तो ठीक है, मान लीजिए स्टैग्नेंट हो गया, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई हो रहा है। लेकिन ब्लड स्टैग्नेशन तो आपका निश्चित तौर से जो है वो ब्लड की कम सप्लाई स्टोरेज से होगा ही। लेकिन अगर नोटेड डिफिशियंसी हो जाए तब क्या होगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर शॉर्ट पीरियड हो जाएगा, स्कैंटी पीरियड्स हो जाएंगे और एब्सेंस ऑफ, दैट इज एमेनोरिया हो जाएगा। ए मतलब विदाउट, मेनोरिया मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो एमेनोरिया हो जाएगा। बहुत अब आपके पास केस आएगा, खासकर जो लेडी जो फीमेल जो एक्यूप्रेशर सीखती हैं या जानना चाहती हैं या स्टडी करती हैं, उनके पास ये केस आ सकता है। आता तो इन जनरल सबके पास जो है जो आर एक्सपर्ट, तो ये आएगा तो आपको जानना चाहिए कि ये स्कैंटी क्यों हो गया और या एब्सेंस क्यों हो गया, या फिर ये जो है डिस्मेनोरिया क्यों हो गया, पेनफुल क्यों हो गया, या फिर जो है वो पीएमएस क्यों हो गया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्यों हो गया, या फिर जो है वो इरेगुलर क्यों हो गया। इरेगुलरिटी कभी हैवी होगा, कभी बहुत लाइट हो जाएगा। तो इसके पीछे आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? यूट्रस इज वेरी मच कनेक्टेड टू द ब्लड, क्लोज रिलेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ब्लड भी देखना पड़ेगा, जब उनका ब्लड टेस्ट आ जाएगा तो देखिएगा हीमोग्लोबिन का क्या पोजीशन है, उससे आपको पता चल जाएगा कि लाइन से कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है तो आदमी एनीमिक हो जाता है, एनीमिक हो जाता है तो आप बहुत सा एनीमिक केस में देखिएगा, उन लेडीज के केस में तो ये प्रॉब्लम रहेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है कनेक्टेड है। हार्ट कनेक्टेड हो गया, क्यों? हार्ट गवर्न्स ब्लड, स्प्लीन कंट्रोल्स ब्लड, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और स्प्लीन जो है अगर नहीं प्रोड्यूस कर सका ब्लड, तो हार्ट जो है, हार्ट को नहीं मिलेगा तो हार्ट ऑलरेडी कमजोर हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, उसका फंक्शन कमजोर हो जाएगा। और अगर उसका फंक्शन कमजोर हो गया तो वो लैक ऑफ ब्लड कर देगा इन यूट्रस। तो इस तरीके से इस कड़ी को जोड़कर देखने से आपको बहुत सारी चीजों को पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए किडनी जो है क्या काम करती है? वो एसेंस को ये करती है, स्टोर करती है। मान लीजिए कि अगर वीकनेस जो है किडनी में है तो उसका एसेंस भी वीक होगा और वो क्या कर देगा? वो रिप्रोडक्शन एज ए होल वीक कर देगा, सिस्टम ही कमजोर कर देगा। बहुत सा कंप्लेन होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा, कहीं बल्की हो जाएगा, कहीं वो ग्रोथ आ जाएगा, एक्सटर्नल ग्रोथ आ जाएगा, फाइब्रोइड आ जाएगा, कहीं सिस्ट फॉर्म करेगा, कई चीजें होने लगेगी। पूरा होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेंस कमजोर हुआ तो। और अगर एसेंस जो है डिफिशिएंट अगर हो रहा है तो आप समझिए आने वाले दिनों में फीमेल जेंडर विल बी हैज टू फेस इनफर्टिलिटी।
मिसकैरेज, ये सब चीजें उसको फेस करना पड़ जाएगा अगर एसेंस की कमजोरी आ जाएगी तब। लीवर ब्लड जो है, लीवर में आपने पढ़ा होगा ब्लड हीट या ब्लड हॉटनेस। तो अगर मान लीजिए ब्लड जो है, लीवर के ब्लड में अगर हॉटनेस आ जाएगा तो आपको उस सर्टेन ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा यूट्रस रिलेटेड। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए किडनी और लीवर दोनों अगर डिफिशिएंट हो गया तो क्या हो जाएगा? एक के डिफिशिएंसी से तो देख रहे हैं अनेक प्रॉब्लम, पर दोनों डिफिशिएंट अगर हो जाएंगे तो कुछ भी कॉज हो सकता है। एमेनोरिया हो जाएगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगा, ओवा जो है वो राइट नहीं करेगा, डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। ये सारी चीजें मतलब ओवरऑल देयर विल बी ए माल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और अगर किडनी की जो है मान लीजिए अगर फर्म नहीं है तो क्या हो सकता है? किडनी की अगर फर्म नहीं है तो स्प्लीन भी फर्म नहीं होगा। ये तो कनेक्टेड है ना, किडनी से लेकर सारा कनेक्शन चला जाएगा ऊपर। तो स्प्लीन फर्म नहीं होगा तो यूट्रस प्रोलैप्स हो जाएगा। ये आप सब ऑर्गन, इसीलिए हम लोग फिजियोलॉजिकली सबको कनेक्ट करके देखते हैं। तो द मेन रीजन of infertility in female gender is a deficiency of kidney and liver in. liver in deficiency और kidney in deficiency जो है वो infertility को जन्म देता है। और जब ये in deficiency होगा, ये जब deficiency होगा लीवर में, तो लीवर ब्लड जो है वो जितना प्रॉपर होता है वो जो है वो लीवर ब्लड उसको नहीं मिलेगा यूट्रस को, और यूट्रस को भोजन नहीं मिलेगा। और जब भोजन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? तब फिर प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की शुरू हो जाएगी। और उसके बाद भोजन नहीं मिलने पर किडनी भी डिफिशिएंट, अगर किडनी डिफिशिएंट हो जाएगा तो एसेंस उसको नहीं मिलेगा, और एसेंस नहीं मिलेगा तो कंसेप्शन नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो कुछ चीजें हैं वो बार बार उसको दिमाग में रखना है, लेकिन मेजर कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि हाउ यूट्रस इज इम्पोर्टेंट इन फीमेल जेंडर एंड हाउ मेनी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वर्क टू मेंटेन यूट्रस फंक्शंस। कंसेप्शन वेसल्स चोंग में कैसे ये कनेक्टेड है? चोंग में इज कनेक्टेड टू स्टोमक ऑल्सो, ये स्टोमक से कनेक्टेड होता है। इसलिए जब प्रेगनेंसी होती है तो मॉर्निंग सिकनेस होता है जिसमें वॉमिटिंग, नॉजिया, ये सब सारी होती है। सब तो सारा चीज जो है स्टोमक से रिलेटेड होता है। तो चूंकि चोंग में जो है ब्लड सप्लाई करता है यूट्रस को एंड इट इज कनेक्टेड टू स्टोमक ऑल्सो, तो स्टोमक भी इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल जेंडर कंसर्न को ये वॉमिटिंग और नॉजिया ये सब सारी चीजें होने लगती हैं। तो ये यू मस्ट नो। तो यूट्रस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टोमक। बड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा, लेकिन ये भाया मीडिया है। चोंग में जो है वो यूट्रस इससे स्टोमक से कनेक्टेड है। तो ये आपको स्टोमक का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सब का सब जो है वो पैदा करेगा उस समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉजिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग, हिकअप, ये सब जितना चीज है वो सब का सब जो है वो डेवलप कर देगा उस समय। तो
इस तरीके से यूट्रस इज extraordinary young organ because it is hollow and it function like a in organ and it is connected to heart, it is connected to liver and it is connected to kidney. Kidney stores essence, liver stores blood and heart governs blood and spleen controls blood. तो ये सब के सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए. तो and there is two important meridian. One is the red meridian, conception vessel, Chongmei is connected to stomach and it supplies blood and conception vessel supplies energy. तो ये सब सिम्टम्स है नटसेल में आपको बताया गया है. आगे फिर इसको पढ़ाया जा सकता है. अब आ गया आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है ब्रेन. तो ब्रेन के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ब्रेन एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यांग ऑर्गन हॉलो है तो यांग हो गया और ये इनकी तरह काम करता है. 24 आवर्स काम करता है. लाइक किडनी जैसे काम करता है, हार्ट जैसे काम करता है, लिवर जैसे काम करता है, लंग्स जैसे काम करता है, स्प्लीन जैसे काम करता है, ये भी काम करता है ब्रेन. तो ये ब्रेन का फंक्शंस आपका इम्पोर्टेंट है. तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ ब्रेन इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन. तो ब्रेन में क्या होता है, मैरो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में मैरो होते हैं ब्रेन में. आपको लगता होगा कि ये ब्रेन में कैसे मैरो होता है. तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां इंद्रियां हैं वो सबके सब का काम कौन कंट्रोल करता है. ज्ञानेंद्रियां इंद्रियां या जितना भी हम कोई चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे देखना है, सुनना है, स्मेल है या टच है, ये जितना सेंसेशन का काम है या इंटेलिजेंस है, ये सब का नियंत्रण कौन करता है, ब्रेन करता है. और ब्रेन क्या है, इसके अंदर में मैरो होते हैं. तो मैरो का फंक्शन कितना इम्पोर्टेंट. अगर प्रॉपर मैरो नहीं होगा तो हो सकता है आईसाइट कमजोर हो जाए. प्रॉपर मैरो नहीं होगा तो हियरिंग कमजोर हो सकता है, स्मेलिंग पावर कमजोर हो सकता है, टच जो है का सेंसेशन नहीं होगा, इंटेलिजेंस कम हो जाएगा. ये सब चीजें हो सकती है. इसलिए मज्जा जो है, मैरो जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो है, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि यह मज्जा जो है, इस मज्जे को आप नाम सुने हैं, इसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो स्पाइनल कैविटी होता है जो पायामीटर और ड्यूरामीटर के बीच में होता है और उसमें जो है फ्लूइड होता है. और वो जो है उसके और उसमें जो फ्लूइड होता है उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम कहते हैं. ठीक है ना. और इसका जो मैरो का जो ये होता है, जो प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन होता है तो इस जो आपका जो ये इसका जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन होता है आपको किडनी के एसेंस से. एसेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है ये आपका जो है मैरो. ठीक है ना. तो ये जानना जरूरी है कि
ब्रेन का टोटल फंक्शनलिटी जो है ये रिलेटेड टू किडनी है। भाया द्वारा कौन होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मज्जा है। मज्जा जो है एक माध्यम है किडनी और ब्रेन के बीच। अब ब्रेन इज फंक्शनली रिलेटेड टू किडनी। तो अगर आपका ब्रेन का कई चीजें जो हैं आप इसको किडनी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रेन जो है ऑल्सो डिपेंड ऑन द हार्ट ब्लड। तो ये जो ब्रेन जो है वो डिपेंड करता है हार्ट ब्लड पर। क्यों? हार्ट ब्लड जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को गवर्न करता है। उसके बाद क्या होता है, ये किडनी और हार्ट जो होता है ये ब्रेन के वर्किंग को अफेक्ट करता है। अगर किडनी का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, हार्ट का अगर फंक्शन डिफिशिएंट हो जाएगा तो ब्रेन डिफिशिएंट हो जाएगा, ब्रेन का फंक्शन कमजोर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर जो है एसेंस ऑफ ब्लड जो है सफिशिएंट है, एसेंस हो गया आपको किडनी से, ब्लड हो गया हार्ट से, अगर ये सफिशिएंट है तो ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर। अगर सफिशिएंट नहीं है, डिफिशिएंट है, तो ब्रेन कभी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता है। क्या हो जाएगा? तो सारा पावर जो है, पावर ऑफ हियरिंग, पावर ऑफ सीइंग, सब डिक्रीज हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? मेमोरी कमजोर हो जाएगी। तो लोग आते हैं कि हमारी मेमोरी कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भूल जाइएगा अगर एसेंस और ब्लड डिफिशिएंट हो जाए। और अगर किडनी का एसेंस जो है आपका डिफिशिएंट हो जाएगा तो जो है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मैरो नहीं बन पाएगा, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टू फिल द ब्रेन। और जब ये फिल नहीं कर पाएगा तो फिर मेमोरी जो है वो पुअर हो जाएगा, मेंटल डलनेस आने लगेगा, मेंटल रिटार्ड हो जाएगा। धीरे धीरे जो है ब्रेन का जो है आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे रिटार्ड कर जाएगा। बहुत सारा केस आपने देखा होगा, वैसे बच्चे सेरिब्रल पाल्सी में आते हैं या बहुत मेंटली रिटार्ड होते हैं। तो ये आपको होगा। अगर मान लीजिए किडनी इनडिफिशियंसी होगा, तो आपको हम शुरू में बताए थे कि इन जब कम होता जाता है तो इम्पटी हीट बन जाती है। और ये क्या करेगा, इम्पटी हीट जो है वो हार्ट को और माइंड को डिस्टर्ब करेगा, और बाद में चल कर करके ये मेंटल रेस्टलेसनेस, अनिद्रा, इंसोम्निया, अनइजीनेस ऑफ द हार्ट, डिस्टर्ब्ड स्लीप कर देगा, अवेकिंग अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सवेरे में आपको उठा देगा। ये सारा काम कर देगा अगर किडनी इनडिफिशिएंट होगा तो एम्प्टी हीट बन जाएगा और ये सारा मेंटल बीमारी आपको पैदा कर देगा। किडनी और हार्ट इन दोनों अगर डिफिशिएंट हो जाएगा तो एम्प्टी हीट जो है जो बनेगा वो जो है वो क्या करेगा, एम्प्टी हीट हार्ट में बनेगा और ये मेंटल प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो इस तरीके से जो है हार्ट ब्लड डिफिशियंसी जो है में डिस्टर्ब दी माइंड।
ये जो मामला है, तो इस तरीके से जो है ये आपको इन दिस वे ब्रेन इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट जो है मैरो। अब जो है मैरो है, मैरो में क्या होता है कि ये रिफाइंड एसेंस ऑफ फूड changes into fat and enters the bone cavities and fills the brain with marrow. ये जो मैरो होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और ये बोन मैरो का निर्माण करता है। तो ये मैरो जो होता है ओरिजिनेट्स फ्रॉम किडनी एसेंस। इफ किडनी डिफिशिएंट हो जाएगा तो मैरो भी डिफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी आदमी का इंटरनल बोन का पता लगाना हो तो उसके दांत को देखिए। अगर दांत जो है हेल्दी है अगर उसके दांत का जो अगर स्थिति अच्छी है तो उसके शरीर के अंदर की हड्डियों की स्थिति भी अच्छी होगी। या उसके जो बाल अगर अच्छे हैं तो किडनी का एसेंस जो है उसी से पता चलेगा कि उसकी स्थिति क्या है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कमी चाहे बोन मैरो की, ये सबों की स्थिति का पता आपको चल जाए। तो ये बोन मैरो, ये बोन का जो मैरो के बारे में यही जानकारी आपको थोड़ा चाहिए। बोन जो होता है, बोन इज कनेक्टेड टू किडनी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि बोन जो है उसका किडनी से कनेक्टेड होता है, और बोन में जो बोन मैरो होता है वो किडनी से कनेक्टेड होता है, बिकॉज बोन जो है बेसिकली कनेक्टेड है उससे। और किडनी एसेंस जो है और मैरो की कमी अगर हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये जो है ये कमजोरी जो है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, ये सब सारी जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों के पीछे कारण वही है कि आपका जो है किडनी का जो एसेंस है वो कमजोर हो जाता है। एसेंस कमजोर होने से बोन कमजोर हो जाएगा, बोन में परफोरेशन आ जाएगा, परफोरेटेड बोन हो जाएगा, बोन कभी भी टूट सकता है ऑस्टियोमेलेसिया के केस में या बोन ऑस्टियोपोरोसिस के केस में। और उसका मात्र वजह होता है कि बोन का बोन मैरो मीन्स ये किडनी एसेंस के कमजोर होने से ये बोन में ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि किडनी का जो एसेंस डिफिशिएंसी अगर होता है तो शॉर्टेज ऑफ मैरो हो जाएगा, और बोन जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, लैक ऑफ कैल्शियम ऑफ बोन्स हो जाएगा, और लूज टीथ हो जाएंगे, दांत कमजोर हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है आ जाएंगी आपकी।
blood vessels जो है it is also connected to the extraordinary organs. तो अब इसके बाद इसमें क्या है कि ब्लड वेसल्स जो है इट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू किडनी एंड किडनी इज कनेक्टेड टू बोन मैरो, और इस तरीके से जो है ये जो सीक्वेंस हमने आपको बताया था वो सब ऑल आर कनेक्टेड टू दिस. And gallbladder is also a extraordinary organ, and it is also performs the extra functions. ये तो पित्त को बाइल को संग्रह करता है, और लेकिन इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन इसलिए कहते हैं कि ये जो है मेंटल एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करता है, ठीक है ना. और इस तरीके से जो है ये गॉल ब्लैडर और हॉलो होता है, और इनका फंक्शन करता है 24 आवर्स काम करता है, मैक्सिमम टाइम काम करता है, और साथ ही साथ हॉलो होता है. तो इसलिए गॉल ब्लैडर इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन्स. तो आपके पास जो है वो इन दिस वे वी हैव given some knowledge about the 6 extraordinary young organ, and that is uterus, brain, bone marrow and bones, blood vessels and gallbladder. तो ये सब जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन को आपको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स हैं. अब आपको आज जो है हम आई वांट दैट सम न्यू थिंग्स टू बी इनिशिएटेड, दैट इज हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डिजीज, how many stages of a disease का जो है वो क्या स्टेज होता है, वो कितना स्टेज होता है. तो डिजीज जो है मूलतः 2 तरीके से होता है. एक तो एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है. तो देयर इज 2 पार्ट्स जो हमारे शरीर के अंदर में क्रिएट करता है. एक एक्सटर्नल बाय डिजीज और एक होता है आंतरिक, जिसको इंटरनल डिजीज कहते हैं. उसका कॉज भी इंटरनल होता है और एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं. तो जो डिजीज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज एंड डिजीज ड्यू टू इंटरनल कॉजेज, लेकिन ये सभी को एक खास स्टेज से पार करना पड़ता है. सो देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज. हाउ मेनी स्टेजेस? 6 स्टेजेस. तो क्या होता है इसमें कि शरीर में जो रोग का आक्रमण होता है वो बाहरी तरीके से होता है, बाहर से होता है, उसके जो है इफेक्ट से होता है. और जितने भी रोग होते हैं वो या तो फीवर पैदा करते हैं या कोल्ड के रूप में शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, जितने भी रोग होते हैं. और रोग जो है उस शरीर के अंदर ही अंदर पड़ जाता है और फिर नीचे की ओर चला जाता है. नीचे कहने का मतलब क्या हो गया? स्किन हो गया, मसल्स हो गया, ब्लड हो गया. तो रोग जो है वो
they completed six layers, they completed 6 stages. तो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, हमको ये देखना है कि जो भी रोग के बारे में बता रहा है वो किस स्टेज में है। तो इसका पहला जो 3 स्टेज होता है वो यांग होता है, मतलब उसको एक्यूट स्टेज कह सकते हैं। 3 चरण जो होते हैं वो इसके यांग होते हैं और 3 चरण जो होते हैं वो इसके इन होते हैं। वहां से ये क्रॉनिक शुरू हो जाता है। यांग का लेवल जो होता है स्किन टू इस मसल्स तक होता है और मसल से ब्लड में जो 3 स्टेज आ जाता है वो स्टार्ट हो जाता है क्रॉनिक, यानी इन नेचर हो जाता है, फैलने लगता है। यांग पर्टिकुलर रहता है, जो 3 स्टेज है वो पर्टिकुलर लगेगा। कहीं एक जगह पे दर्द होगा, पूरे बॉडी में दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो इन में कन्वर्ट करने लगेगा फिर उसका जो है आपके मिस्टर एक्स के बॉडी में ज्यादा कवरेज होने लगेगा उस बीमारी का। अगर मान लीजिए कोई एक जगह जो है कोई इरप्शन है स्किन पे, 1 स्टेज 2 स्टेज 3, 1 होगा 2 होगा, अगल बगल निकलेगा और जैसे ही इन में चला जाएगा पूरे बॉडी में निकलना चालू हो जाएगा। मेजर पार्ट, राइट लेफ्ट लोअर अपर बैक फ्रंट, कोई कवर करने लगेगा। तो इस तरीके से ये 3 चरण एक्यूट होते हैं और 3 चरण इसके क्रॉनिक होते हैं। तो ये जो हमारे स्टेजेज हैं, इस स्टेजेज में फर्स्ट स्टेज जब आता है तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, रोग शरीर के सबसे बाहरी भाग में यानी स्किन पर स्थित होता है। सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा अंदर जाता है, प्रवेश कर जाता है। थर्ड स्टेज में आधे तक पहुंच जाता है। फोर्थ स्टेज में ये 2/3 पार कर जाता है। फिफ्थ में ये 3/4 पार कर जाता है और सिक्स्थ में पूरा जो है वर्जिन लेवल तक ये पहुंच जाता है। यानी इसका सिम्टम्स जो है मिक्स्ड हॉट एंड कोल्ड सिम्टम्स आने लगता है। तो इस तरीके से इसका स्टेजेज होता है और जैसे जैसे ये स्टेज में जाता है वैसे वैसे जो है ये प्रभावित करता है ऑर्गन को। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेज पे अगर है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगा और यूरिनरी ब्लैडर। सेकेंड स्टेज में ये लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है और स्टमक को। थर्ड स्टेज में ये ट्रिपल वार्मर को प्रभावित करता है और गॉल ब्लैडर को। फोर्थ स्टेज में ये लंग्स और स्प्लीन को करता है। फिफ्थ स्टेज में ये हार्ट और किडनी को करता है और सिक्स स्टेज में पेरिकार्डियम और लीवर को करता है। ये रिसर्च के दौरान देखा गया है कि एक डिजीज हो सकता है फर्स्ट स्टेज पे ही खत्म हो जाए, अगर सेकंड पार कर गया तब लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक को पकड़ लेगा। अगर यहीं पर खत्म हो गया तो ये 4 ऑर्गन प्रभावित होकर रह जाएंगे। हो सकता है पेशाब में, यूरिन में लहर जलन, यूरिनेशन में डिफिकल्टीज आ जाए, पेट खराब हो जाए, डिसेंट्री हो जाए या लूज स्टूल होने लगे या गैस बनने लगे, ये करके काम खत्म हो गया। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर वो बढ़ गया, शरीर में टेम्परेचर गिरने लगा, वार्मर जो है तीनों वार्मर में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब हो गया यानी पित्त का निकलना, फैटी डायरिया शुरू हो गया या फिर जो वो डिसीजन मेकिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग में उसका हेल्प नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो स्टेजेस पार करता है। तो उसको हम लोग उसी तरीके से पकड़ सकते हैं सिम्टम्स के आधार पर, कौन सिम्टम्स कैसे आते हैं। अब उसको भी पार कर लिया तो लंग्स और स्प्लीन इफेक्ट हो जाएगा। अभी तक तो ये चल रहा है गट में, गट के सिस्टम में चल रहा है, और नहीं तो फिर उसके बाद जो है वो लंग्स को और स्प्लीन को कैच किया, उसके बाद हार्ट और किडनी को कैच किया, उसके बाद पेरिकार्डियम और लीवर को कैच किया। ये इस तरीके से कैच करना चालू कर देता है। तो ये पेशेंट को आपको पकड़ना, अगर कोई कहा कि साहब आपको प्रॉब्लम ये
इतना दिन पहले हुआ था और अब तो हमको तो सांस फूलने का प्रॉब्लम होने लगा। तो आपको 3 स्टेज पहले से चेक करना पड़ेगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, आपको पूछना पड़ेगा क्या साहब पेट भी खराब हुआ था, डिसेंट्री हो गई थी, क्या यूरिन में भी स्कैंटी यूरिन था, प्रोफ्यूज यूरिन था, या आपको यूरिनेशन में लहर जलन था, या यूटीआई था। तो बोलेगा हाँ ये स्टेज पर पकड़ना उसको जरूरी है। अब कोई आदमी आ गया सीधे कि भाई साहब हमको कैड है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, पल्मोनरी हार्ट डिजीज, रेमेटॉइड हार्ट डिजीज, आपको बताए थे ना, मायोकार्डाइटिस है या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस है, इंडोकार्डाइटिस है या पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन है, ये सब नाम जो है वो लेने लगेगा। तो आपको समझना चाहिए ये 5वें स्टेज पे ये आदमी बैठा हुआ है और उसके साथ साथ किडनी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तब रीनल प्रॉब्लम भी उसको होगा। क्रॉनिक रीनल फेल्योर मत कहिए, रीनल डिजीज का सिम्टम्स उसको आने लगे, यानी पेशाब में यूरिन में टेस्ट कराएगा तो क्रिएटिनिन ज्यादा निकलने लगेगा, एल्बुमिन आने लगेगा, या उसका जो फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो हार्ट और किडनी का फंक्शन टेस्ट कम होगा। और लास्टली जो है 6th स्टेज में वो पेरिकार्डियम, बड़ा अजीब सा लगता है ना, पेरिकार्डियम पहले का लेयर है और हार्ट जो है इफेक्ट हो जाएगा। सप्लाई पर डिपेंड करता है, ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाएगी और उसके बाद लीवर इम्पेयर्ड हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो 6th स्टेज में होता है। तो दिस इज ए लिटिल इंफॉर्मेशंस about the stages. Tomorrow we will discuss some more about the stages and then we will discuss further another points of diagnosis. Now 10:30